अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं नाज़िया कमल और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। महंगाई की मारी अवाम के लिए अवाम दोस्ती की दावेदार हुकूमत अशियाए जरूरिया भी सस्ती नहीं कर सकी। एक हफ्ते के दौरान 12 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि महंगाई की शरह में 0.13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अवाम की दुहाइयां भी काम न आई। अवामी हुकूमत की दावेदार तहरीके इंसाफ अवाम के लिए अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी न कर सकी। सरकार के सरकारी इदारे के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.13% इजाफा किया गया, जबकि इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चीनी मजीद 7 पैसे फी किलो महंगी हुई है। चीनी की कीमत बढ़कर 81 रुपए 40 पैसे फी किलो की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते भी महंगाई में इजाफा जारी रहा। एक हफ्ते के दौरान जिन 12 अशिया की जरूरिया की कीमतों में इजाफा किया गया, उनमें से आटे के 20 किलो थैले की कीमत 10 रुपए 45 पैसे रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में चिकन 5 रुपए 25 पैसे फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते में दाल, मूंग, दूध और गोश्त की कीमतों में भी 1 से 1.5 रुपए इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 9 अशिया की कीमतों में मामूली कमी भी हुई। एक हफ्ते में टमाटर 1 रुपए 32 पैसे फी किलो सस्ता, लहसुन 9 रुपए 40 पैसे फी किलो सस्ता हुआ और एक हफ्ते में दाल चना 2, दाल माश 1 रुपए फी किलो सस्ती हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर 14 रुपए 30 पैसे सस्ता हुआ और एक हफ्ते में अंडे, केक और केले और प्याज की कीमतों में भी कमी। हालिया हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सरगोदा में पोल्ट्री और दुकानदार एसोसिएशन ने हुकूमत की तरफ से दिए गए रेट पर ब्रायलर गोश्त बेचने से इनकार कर दिया। ब्रायलर गोश्त की सप्लाई को भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहर भर में दुकानदारों ने हड़ताल कर दी है। इस वक्त मलिक आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आबिद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए यहाँ पर तो ब्रायलर मुर्गी गोश्त जो है, यहाँ पर दूसरा रोज़ है कि फार्म एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल कर दी गई है, जिसके बाद जो है यहाँ पर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है वो सप्लाई जो करना वो बंद हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर दुकानें जो हैं मुकम्मल तौर पर शहर में शटर डाउन दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आप बताइएगा कि जब हुकूमत की तरफ से 260 रुपये पर किलो पर कहा गया है, लेकिन यहाँ पर 350 पौने 400 रुपये पर ये जो है अपनी मनमानी करते हैं पोल्ट्री एसोसिएशन। अब दुकानें बंद कर दी गई हैं, इसका क्या मकसद है? जी, दुकानदारों का कहना ये है कि हमें महंगा गोश्त मिलता है तो हम सस्ता कैसे दे सकते हैं। हम बहैसियत शहरी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि दुकानदारों के साथ और ज़िला इंतज़ामिया के साथ ऐसे मामला तय किए जाएँ कि जिसकी वजह से उन्हें गोश्त सस्ता मिले और वो अपना मुनासिब प्रॉफिट पर बेच सकें। जबकि गोश्त गरीब आदमी की पहुँच में है पोल्ट्री का, वो गरीब आदमी यही ख़रीद के खा सकता है। बीफ गोश्त नहीं खरीद सकता, मटन नहीं खरीद सकता। ये भी अगर 400 साढ़े 400 रुपये किलो मिलेगा तो गरीब आदमी तो गोश्त की पहुंच से बिल्कुल दूर चला जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जो गरीब आदमी है वो सिर्फ ब्रायलर गोश्त से ही खरीदता है, क्योंकि वो उसकी पहुंच में होता है 200-250 रुपये पर किलो तक। यहाँ पर आज दूसरा रोज़ है, हड़ताल कर दी गई है और यहाँ पर ज़िला भर की जो शहर भर की जितनी भी दुकानें हैं पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से सप्लाई बंद होने की वजह से यहाँ पर तमाम दुकानें जो हैं वो ब्रायलर की जो है वो बंद हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक आबिद। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। पेशावर के शहरी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान तो किया था मगर नाफिज करना भूल गई है, जिसकी वजह से हर चीज की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है। एक तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। गरीब तबका आज तक जो सड़कों पे भीख मांगने का मजबूर हो गए, ये इन मौजूदा हुकूमत की वजह से। हुकूमत से ये दरख्वास्त करता है कि ये हुकूमत उठे, ये से पूछ ले कि ये महंगाई हुकूमत की तरफ से इतना नहीं है, लेकिन ये आवाम दुकानों वाला, ये मार्केटों वाला, ये जो है ना महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन से पहले अगर हम बात करें ना तो लॉकडाउन से पहले भी महंगाई बहुत ज्यादा थी, लॉकडाउन के बाद तो इतनी महंगाई ज्यादा हो गई कि महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर तक कमी की सिफारिश कर दी गई। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई। हतमी फैसला वजारत खजाना कल करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। ऑयल एंड गैस रेगुलेशन अथॉरिटी ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी।
ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की गई समरी में पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे कमी की तजवीज पेश की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफा तजवीज किया गया है। ओगरा ने लाइट डीजल आयल की कीमत में 9 रुपए 37 पैसे कमी की सिफारिश की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। कोरोना लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में खातिर ख्वाह कमी वाक़ई हुई है, जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बायस भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के ऐलान को पेशावर के कुछ शहरियों ने तो सराहा है और कुछ ने ये भी कहा है कि पेट्रोल सस्ता होने से उनकी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सब्जी की कीमतों और किरायों में कमी करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, अवामी मफादात के लिए बहुत बेहतर है, इससे वाज़ेह कमी आएगी महंगाई में और ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है, सारे अवाम उसको सराहते हैं। बहुत ही अच्छा फैसला है और इसमें और भी कमी होनी चाहिए। इसमें अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस को भी कम हो जाना चाहिए, जिस चीज़ के ऊपर ये गुड ट्रांसपोर्ट चलती है, जिसमें सर समझ लें कि अगर सब्जी भी हो जाए तो उसको भी कम होने, फ्रूट है उसको भी कम हो जाना है। लेकिन जिस तरह पेट्रोल के रेट हमारे मुल्क में कम होते जा रहे हैं, लेकिन उस तरह हमें महंगाई का तनासब बढ़ता जा रहा है, जिसको कम हो जाना चाहिए था। पेट्रोल तो सस्ता किया, यानी 120 पे थे, 110 पे थे, 115 पे थे, 180 पे आ गया, इस तरह डीजल भी आ गया, लेकिन आवाम का उसका कोई फ़ायदा नहीं, आम आवाम को उसका कोई, क्योंकि कीमतें जब हम आते हैं और करियाने से वगैरह दवाइयों से जो भी दुकान जहाँ से हम कोई चीज़ लेते तो वही कीमत होता है। तो बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन मैं पेट्रोल का क्या करूं, हम तो गरीब लोग हैं, हमको जो है खाना पीने का अशिया जो है इसको सस्ता करना चाहिए, दाल सब्जियां वगैरह। ये जो अभी मुर्गी है, मुर्गी 260 रुपये फ़ी किलो मिलती थी, तो हम खा नहीं सकते थे। हमारा जो है 1000 रुपये दिहाड़ी है और हम जो है 1500 का वो खर्चा है घर का, तो हम 500 रुपये कहाँ से लाएंगे। सदारती रेफरेंस में जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है, जिसमें उन्होंने मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर से मुतालिक 15 सवालात उठाए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जमा कराए गए जवाब में जो सवालात उठाए हैं, उनमें कहा है कि शहजाद अकबर को किसने मुलाजमत पर रखा। उन्होंने सवाल किया कि क्या ईस्ट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इख्तियार दिया गया, क्या असासा रिकवरी के चेयरमैन के लिए दरखास्तें तलब की गई, क्या शहजाद अकबर का इंतखाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हुआ। इन 3-4 सवालात के जवाब मनफी में हैं तो कैसे मुलाजमत पर रखा गया, इनकी मुलाजमत की शराइत और जवाबित क्या है, क्या मौसूफ पाकिस्तानी है, गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जमा कराए गए जवाब में कहा है कि असासा रिकवरी यूनिट कानूनी न होने पर खर्च की जाने वाली रकम अवाम के पैसे की चोरी है। शहजाद अकबर ने सुप्रीम कोर्ट के जज और अहले खाना के बारे में मालूमात गैर कानूनी तौर पर इकट्ठी की, अपने और अपने खानदान के बारे में कुछ जाहिर क्यों नहीं किया, इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटस क्या है, कब अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराना शुरू किए। उन्होंने सवाल किया कि शहजाद अकबर ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया, अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए, शहजाद अकबर की बीवी और बच्चे किस मुल्क की शहरियत रखते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद पूछा है कि क्या शहजाद अकबर की बीवी और बच्चों की जायदादें पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क हैं, क्या अपनी बीवी और बच्चों की जायदादें अपने गोशवारों में जाहिर की हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में ये भी कहना है कि अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर खान, विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और शहजाद अकबर की तकून है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि आसिफ जरदारी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी को 11 जून को तलब कर लिया। जज एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिया कि आसिफ अली जरदारी को सिर्फ आज की हाजिरी से इस्तिस्ना दे रहा हूँ, आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी हर सूरत अदालत में पेश हों। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की सदा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को इनकी रिहायशगाहों पर समन वसूल कराएं। अनवर मजीद अस्पताल में जेर इलाज हैं, वहाँ समन वसूल नहीं किया गया। एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की सदा मुस्तरद करते हुए तोशाखाना केस के मुलजमान को 11 जून को फिर तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी 11 जून को हर सूरत में पेश हों। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, न कभी गैर कानूनी काम किया।
नैबज़ादा नहीं नैबज़दा हूँ, वज़ीर आज़म कुछ सूबों का नहीं पूरे मुल्क का होता है। एलिगेशन था मेरे ऊपर, वो ये था कि मैंने जो किंग ने, सऊदी अरेबिया के किंग ने 2 कारें दी थी, एक फारूक लगारी साहब को और एक मियां नवाज शरीफ साहब को। फारूक लगारी साहब ने अपने हिस्से की जो कार थी वो उन्होंने ले ली। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, वो मुल्क में नहीं थे, वो एग्ज़ाइल में थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि एक मेरी कार भी है जो सऊदी किंग ने दी थी जनरल मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ ने या पता नहीं किसने, उन्होंने तो फारूक लगारी को दे दी है, मगर मेरी जो है मुझे भी वैसे ही दी जाए। वफाकी वजीर अली सैदी ने उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिया बल्दिया की JIT रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। बोले JIT में शामिल लोग ऐवान में बैठे हैं, सिंध हुकूमत ने राशन ऐसा तकसीम किया है कि किसी को भी पता न चला। ईद से एक दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ, एक सानिया हुआ, जहाज क्रैश हो गया PIA का, और वो जितने लवाहिकीन हैं वो जायज बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक तो वो DNA टेस्ट करा के फटाफट उनके बॉडीज हैंड ओवर की जाए, लेकिन वो सारे, मैं गया सबके पास, वो कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के रिपोर्ट जरूर पब्लिक करें। तो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक होने मांगते हैं, और मैं उनके साथ एग्री करता हूं कि 100% जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पब्लिक होनी चाहिए। मैंने जब कोर्ट में गया 10 अक्टूबर 2017 में, तो हमारी क्या डिमांड थी कि उज़ैर बलोच साहब की, निसार मुराई साहब की, और साहब तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन चलो उज़ैर बलोच की और निसार मुराई की, यहां तो जरदारी को भी लोग साहब बोलते हैं, और बल्दिया फैक्ट्री फायर की जो JITs बनी है वो पब्लिक की जाएं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, घर को आग लग गई घर के चिराग से। बटाग्राम की तहसील आलाई में सफाक शख्स की फायरिंग, अपने बेटे और बेटी समेत 2 बीवियों और बहू को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की पुलिस पर भी फायरिंग, एहलकार जख्मी हो गया। जवाबी फायर के नतीजे में मुलजिम भी हलाक हो गया। बटग्राम की तहसील आलाई में सफाक शख्स ने फायरिंग की, अपने बेटे और बेटी समेत 2 बीवियों और बहू को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में एहलकार जख्मी हुआ, जबकि जवाबी फायरिंग में मुलजिम भी हलाक हो गया। बटग्राम की तहसील आलाई में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अफ्रीकी ममालिक में ग़िज़ाई किल्लत का बायस बनने के बाद टिड्डी दल ने अब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हूर दुरानी। टिड्डी दल दुनिया भर में आफत की तरह फैलती जा रही है। लाखों और करोड़ों की तादाद में एक ही गौल की शक्ल में सफर करने वाली टिड्डी दल अफ्रीका में शदीद ग़िज़ाई किल्लत का बायस बनी, क्योंकि ये चंद मिनटों में कई एकड़ पर मौजूद सरसब्ज खेतों, दरख्तों और बागात को चट करने की सलाहियत रखती है। अब इसने पाकिस्तान के मैदानी इलाकों का रुख कर लिया है। टिड्डी दल मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है। 6 टांगों वाली यह मकड़ी नरम जमीन को खोद कर अंडे देती है, जो कि बाद में जमीन की गर्मी के बायस अंडे से बच्चा पैदा होता है। अंडे देते वक्त इस जगह का इंतखाब करती है जहां जमीन नरम हो और इंसानों का गुजर न हो। लिया में टिड्डी दल की पैदाइश के हवाले से चौबारा के रेगजार को फेवरेट तरीन इलाका कहा जाता है। टिड्डी दल के लिया में कई गौल अब तक हमला आवर हो चुके हैं। बागात, पत्तेदार दरख्तों समेत कई एकड़ पर खड़ी फसल, गन्ना, कपास और बाजरा को चट कर चुकी है। अगर इस तरह टिड्डी दल के हमले जारी रहे और इन हमलों को ना रोका जा सका तो एक बहुत बड़ा ग़िज़ाई बहरान जन्म ले सकता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। सादिकाबाद में टिड्डी दल ने गन्ना, कपास और बागात को अपना मस्कन बना लिया है। दीनू शाह रहीमाबाद में टिड्डी दल के लश्कर फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। सादिकाबाद में टिड्डी दल ने गन्ना, कपास और बागात को अपना मस्कन बना लिया है। दीनू शाह रहीम यार खान में टिड्डी दल के लश्कर फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। टिड्डी दल आम के बागात, कपास, गन्ना, जवार, जंतर को चट करके किसानों को नुकसान पहुंचाने लगी हैं, जबकि किसान रिवायती तरीकों से टीन बजाकर टिड्डी दल को फसलों से भगाने में मसरूफ हैं। मगर लाखों की तादाद में टिड्डी एक फसल से उड़कर दूसरे खेत में तबाही मचाने लगी है। दूसरी जानिब
محکمہ زراعت کا عملہ رات کے اوقات میں ٹڈی دل پر سپرے کرنے لگا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ظہور سلطان کے مطابق عملہ روزانہ رات کے اوقات میں جہاں ٹڈی دل درختوں پر پڑاؤ ڈالتی ہے وہیں پر سپرے کر کے اس کو تلف کر رہا ہے، جبکہ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سپرے کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت ٹڈی دل کے مکمل خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کرے تاکہ کسان کی فصلات کو محفوظ رکھا جا سکے۔ محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے ٹڈی دل کے تدارک کے لیے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ موسم بہار سے قبل ٹڈی دل کی تلفی کے لیے فضائی سپرے اور دیگر اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں احمد کاشف۔ جنوبی پنجاب بھر میں ٹڈی دل کے کنٹرول کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ افسران کی جانب سے مختلف اضلاع کے دورے بھی کیے گئے ہیں۔ سیکریٹری زراعت واصف خورشید نے کہا ہے کہ وہ باقاعدگی سے اس ہفتے میں 2 بار ٹڈی دل کی سرویلنس اور کنٹرول آپریشن بارے فیلڈ میں جاری سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے کر رہے ہیں۔ پاک آرمی، پی ڈی ایم اے، محکمہ زراعت، ضلعی انتظامیہ اور ڈی پی پی کے تحت ٹڈی دل کی سرویلنس اور کنٹرول آپریشنز جاری ہیں۔ ٹڈی دل کی موسم میں بہار کی افزائش کو روکنے کے لیے فضائی سپرے کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حکومت پنجاب نے سپرے مشینری اور زہریں ہنگامی بنیادوں پر خرید کر فیلڈ میں فراہم کی ہیں۔ محکمہ زراعت کے 3000 سے زائد اہلکار ٹڈی دل کے کنٹرول کے لیے جاری عملی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ضرورت کے مطابق ہوائی سپرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ زراعت کے مطابق ٹڈی دل کے مکمل تدارک کے لیے تمام متعلقہ محکموں کی سرگرمیاں جاری ہیں اور ان سرگرمیوں کی روزانہ کی بنیادوں پر مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ راجن پور میں انسداد ٹڈی دل آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ پاک فوج کے ماہرین اور انجینئرز بھی آپریشن میں شریک ہیں۔ ٹڈیوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے نئے اور غیر روایتی طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ درختوں اور فصلوں پر بیٹھی ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے خودکار مشینری سے سپرے کیا جا رہا ہے۔ فصلوں کی طرف ٹڈیوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے 40 کلومیٹر لمبی خندق کھول دی گئی، جبکہ دستی کھدائی کے طریقہ کار اور انجینئرز کی کاوشوں کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ٹڈیوں کو بڑی تعداد میں خندق میں دھکیل کر سپرے سے ہلاک کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ایک طرف تمام کاروبار کرنے اور نوکری پیشہ افراد انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس بحران میں بھی انشورنس کمپنیز کی چاندی ہو گئی ہے۔ گاڑیوں کی انشورنس کروانے والے صارفین کہتے ہیں انشورنس کمپنی ہماری پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عطا حسین۔ سنسان سڑک، نہ بائک نہ گاڑی، دیگر ٹریفک بھی سڑکوں سے غائب۔ یہ مناظر ہیں روشنیوں کے شہر کراچی کے، جہاں کورونا وائرس کے پیش نظر حکومت سندھ کی جانب سے گھروں میں رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جون 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق 30,43,593 گاڑیاں، جبکہ 1,74,65,880 موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ مالکان اپنی گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے سے قبل کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان گاڑیوں کا بیمہ کرواتے ہیں، تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے انشورنس کمپنی سے معاوضہ وصول کیا جا سکے۔ کورونا وائرس کی وبا نے جیسے ہی شدت اختیار کی تو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر چلنے والی ہزاروں گاڑیاں اور لاکھوں موٹر سائیکلوں کی تعداد چند سو کے قریب رہ گئی، اور مکمل لاک ڈاؤن کے دوران ان گاڑیوں کی تعداد سڑکوں پر نہ ہونے کے برابر رہی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران گاڑیوں کے سڑکوں پر نہ آنے کی وجہ سے حادثات میں نمایاں کمی آئی ہے، جس کا سارا فائدہ انشورنس کمپنیز کو پہنچ رہا ہے۔ صارفین کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کی ماہانہ اوسط 6000 کلومیٹر ہے، جبکہ ان 2 ماہ کے دوران ہماری گاڑی صرف اور صرف 600 سے 650 کلومیٹر چلی ہے۔ ایکسیڈنٹ کا رسک مکمل ختم ہو چکا ہے۔ انشورنس کمپنی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری پالیسی میں 2 ماہ کا اضافہ کیا جائے۔ مارچ سے لے کر کے اب تک کے میری گاڑی کوئی 100 سے 150 کلومیٹر چلی ہے، روڈ پہ چلی نہیں ہے میری گاڑی، اور میرا مارچ میں میرا جو ہے وہ تقریباً انشورنس ختم ہونا تھا۔ اب مارچ میں ختم ہونا تھا، میری گاڑی نہیں چلی۔ میں چاہتا ہوں کہ کمپنی اس پہ نظر ثانی کرے کہ 2 مہینے کے جو لاک ڈاؤن میں گاڑیاں رہی ہیں گھروں میں، تو روڈوں پہ تو نکلی نہیں ہے، تو کم از کم کسٹمرز کو ان کے یہ 2 مہینے کے جو پیسے ہیں وہ ریفنڈ کرائے جائیں۔
गाड़ियों का इंश्योरेंस हुआ हुआ है, मगर हमारी गाड़ी 2 महीने से रोडों पे तो निकली नहीं है, घर में ही खड़ी हुई है। और जिस तरह हुकूमत दूसरे लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, उसको चाहिए कि हमारे साथ भी थोड़ा ताउन करे और 2 महीने का इंश्योरेंस या तो हमें उसकी डेट एक्सटेंड की जाए या फिर हमें उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट दिलवाना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी की इंतजामिया कहती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ रोड एक्सीडेंट शामिल नहीं होता, बल्कि कार चोरी, खड़ी गाड़ी में दीगर कोई और नुकसानात हो जाना, टोटल लॉस हो जाना, ये सब शामिल है। रोड एक्सीडेंट में कमी जरूर आई है, लेकिन गाड़ियां चोरी भी हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। 2 माह से इंश्योरेंस करवाने वाले अफराद की तादाद आम हालात के मुकाबले में 1% भी नहीं है। गाड़ियों के मालिकान कहते हैं कि हमारी गाड़ियों की रनिंग 2 माह से न होने के बराबर है। इंश्योरेंस कंपनीज हमारी पॉलिसीज में 2 माह का इजाफा करे। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी किरायों में कमी नहीं की गई। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करके शहरियों को परेशान कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई, मगर जो पेशावर शहर में जो किराए हैं उनमें नुमाया कमी नहीं वाक़ हो सकी। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट हो या लोकल ट्रांसपोर्ट हो, मनमाने रेट जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, पेट्रोल तो कम हो गया मगर किरायों में कमी ना हुई, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सच न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँ। पेट्रोल सस्ते हुए लेकिन कोई पूछने वाला है नहीं, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, वही मुंह मांगी कराया है। वबा भी है, ठीक है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि चेक इन बैलेंस होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मनमाने रेट जो है वो वसूल करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस्लामाबाद उनके किरायों में भी हम देख रहे हैं कि 30 से 40% जो है वो इजाफा आया है, क्योंकि अब ईद भी गुजरी है। मुसाफिर जो हैं वो वापस आ रहे हैं या यहाँ से जा रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अदनान। आलमी पीस कीपिंग डे पर अफवाज पाकिस्तान की खिदमत को कैसे फरामोश किया जा सकता है? पाकिस्तानी अमन के सफीरों ने दुनिया भर में अमन का परचम अपनी जानों पर खेल कर बुलंद किया। हमेशा मजलूमों की आवाज बने, बेसहारों का सहारा और जालिमों के सामने आहिनी चट्टान। ये है अफवाज पाकिस्तान, जिसकी गवाह है अक़वाम आलम। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। दुश्मनों को नाखून चने चबवाने वाले पाक फौज के जवानों ने जहां पाकिस्तान में दुश्मनों को तय उबाला किया, वहां दुनिया के कोने कोने में अमन की बहाली के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सैकड़ों निहत्ते शहरियों की जिंदगियां बचाईं। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने दुनिया के 26 मुल्कों के 44 अमन मिशन में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। ये अमन नाकाबिले फरामोश है कि पाकिस्तान अमन के सफीरों में से 156 ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और जालिमों से मजलूमों की हिफाजत की। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी खवातीन और मर्द सिपाहियों ने ही अपने किरदार और मोहब्बत से दुनिया की मुख्तलिफ कौमियतों को अपना गर्विदा बनाया। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी अफवाज पाकिस्तान के मोतरफ हैं। It's my experience of 10 years as a Commissioner for Refugees, being in some of the most dangerous areas in the world, that to gain the confidence of populations, to gain the confidence of communities, women peacekeepers, both military and police, are absolutely essential. And they can do things that us, men, are not able to do, gaining that confidence and creating conditions for a much more effective action of our peacekeeping units.
गुज़श्ता साल अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी अफवाज को खत्ते में अमन की ज़ामिन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक 70 साल कबल पहली मरतबा पीस कीपिंग मिशन के आगाज से लेकर अब तक 3700 फौजी, पुलिस और सिविल पीस कीपिंग एहलकार अपनी जानें गंवा चुके हैं। गुज़श्ता साल 37 ममालिक से ताल्लुकात रखने वाले 132 अफराद पीस कीपिंग मिशन के दौरान जाम बहक हो गए थे। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत आर्मी अमन के लिए काम जारी रखेगा। यूएन अमन मिशन के आलमी दिन के मौके पर अपने बयान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि आज के दिन पाकिस्तान अपनी बहादुर अमन फोर्सेस की कुर्बानियों के जज्बे की याद मनाता है। अमन के पैगंबर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान भी यूएन चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा। फैसलाबाद में लॉकडाउन में नरमी के बाद एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूबाई वजीर अजमल चीमा कहते हैं ताजिरों को नरमी का नाजायज फायदा उठाने के बजाय एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। इस वक्त अली गौहर सूबाई वजीर अजमल चीमा के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली। मैं समझता हूँ जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने दिन रात कोशिश की, लोगों तक राशन पहुँचाया, सास प्रोग्राम के पैसे पहुँचाए और ईद का जो त्यौहार था उनको मौका दिया कि वो उसको अच्छे तरीके से निभा सकें, तो मैं समझता हूँ कि हमें एसओपीज़ पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले तो हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एसओपीज़ में नरमी पैदा की। दूसरे नंबर पर क्योंकि टाइम की किल्लत है जिसकी वजह से दुकानों पर रश बहुत ज़्यादा है, हम ये हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि एसओपीज़ में थोड़ी सी जो है वो चेंज करते हुए अगर वो हमारा टाइम बढ़ा दें तो उससे एक तो रश कम हो जाएगा जिसमें बीमारी के बढ़ने के खतरात भी कम हो जाएंगे और ताजर खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ कारोबार कर सकेगा और इस मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट का वो सहारा बन सकेगा, टैक्स दे सकेगा। तो मेरी हुकूमत से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया अली गौहर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज वर्चुअल समिट इख्तिताम पजीर हो गई। दुनिया भर के इस्लामी ममालिक के माहिरीन ने इत्तफाक किया है कि हमें मुसलमान साइंसदानों को इकट्ठा करके मुश्तरका तौर पर उनकी सलाहियतों से फायदा उठाना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द इस आलमी वबा की वैक्सीन तैयार की जा सके। वर्चुअल समिट के आखिरी रोज इटली, जापान, काजाकिस्तान, पाकिस्तान, सिंगापुर और तुर्की जैसे स्टेप ममालिक के नामवर साइंसदानों ने कोरोना वायरस वबाई अमराज से मुतल्लिक अपने तहकीकी नतायज तजर्बात का एक दूसरे के साथ तबादला किया। प्रोफेसर जैकी यंग और एगोर सहीन पर मुश्तमिल कोरोना वायरस का मुकाबला करने वाले साइंसदानों और 30 से ज्यादा शोबा सेहत से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन के पैनल ने समिट में अपने अपने तजर्बात से आगाह किया। माहिरीन ने स्टेप वर्चुअल समिट को इस्लामी दुनिया के साइंसदानों को इकट्ठा करने का अहम जरिया करार दिया, जिसका मकसद आलमी बहरानों में अपनी मुश्तरका राय देना है। तकरीब से खिताब करते हुए UNOSSC के डायरेक्टर और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी जॉर्ज चैडक ने कहा कि ये खुश आइंद है कि हम इस्लामी दुनिया के बेहतरीन जहनों को इकट्ठा करके कोरोना वायरस के खात्मे की कोशिश की जा रही है। तकरीब से खिताब में जमहूरिया काजाकिस्तान के नायब वजीर सेहत का कहना था कि वर्चुअल समिट से मुसलमान साइंसदानों को इकट्ठा करने का मौका मिला है जो मुस्तकबिल में पूरी दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इम्यूनोलॉजिस्ट योगेर सहीन का कहना था कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 23 अप्रैल 2020 को जर्मनी में शुरू हुआ था, जिसमें 18 से 55 साल की उम्र में 200 अफराद पर इसका टेस्ट किया गया था। इसका मकसद हिफाजत के साथ साथ मदाफती सलाहियत को बढ़ाना था। हम पर उम्मीद है कि जल्द कोरोना से बचाव का हल तलाश कर लिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना की वबा बेकाबू होने लगी। मुल्क भर में वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 64,028 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 57 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,317 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,931 नए टेस्ट किए गए, जिसमें 2,636 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई। अब तक 5,20,017 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। सूबा पंजाब में 22,964, सिंध में 25,309, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928, गिलगित बल्तिस्तान में 658, इस्लामाबाद में 2,100, जबकि आजाद कश्मीर में 227 केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 57 अफराद जहाँ भाग हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,317 हो गई। सिंध में 396, पंजाब में 410, खैबर पख्तूनख्वा में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 9,
बलूचिस्तान में 43 और इस्लामाबाद में 22 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 22,305 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 496 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मकबूजा वादी पर काबिज भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला बरकरार है। बुज़दिल फौज ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। वादी में अद्वियात नापैद हैं और खुराक की तरसील पर भी पाबंदी आयद की गई है। लम्हे घंटों में बदले और घंटे महीनों में तब्दील हो गए। निज़ाम जिंदगी अक्सर तब्दील हो गया। कुछ न बदला तो वादी जन्नत नजीर के मजलूम बासियों की किस्मत, जो आज भी दरिंदा सिफ्त भारतीय फौज की मजालम सहने पर मजबूर है। रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा लहर में बुज़दिल फौज ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। वादी में जबरी पाबंदियां बरकरार हैं, अद्वियात और खुराक की किल्लत बरकरार है। वबाई हमलों ने लाचार कश्मीरियों को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है। ज़राई मवासलात की बंदिश के सबब अक़वाम आलम से राब्ते कट चुके हैं। घरों से निकलने पर पाबंदी के बायस कश्मीरी माशरती कैद का शिकार हैं। चप्पे चप्पे पर तैनात भारतीय एहलकार घात लगाए ताक में रहते हैं कि कब कोई घर से निकले और उसे कत्ल किया जा सके। जराइम पेशा भारतीय फौज ने घर घर तलाशी की आड़ में लूट मार और खवातीन की बेहरमती को भी शार बना रखा है। तारीख आलम के तवील तरीन कर्फ्यू के बायस फाकों का शिकार कश्मीरियों पर मुल्क वबा ने क़यामत ढा रखी है। न तो मर्ज की तशखीस का कोई निज़ाम, न दवा, न ही इलाज। जाने कितने अफराद को कोरोना खामोशी से निकल चुका है, मगर न आलमी ज़मीर जागता है, न अक़वाम आलम की गुंग ज़बानों में जुम्बिश पैदा होती है। बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों की। वर्ल्ड T20 मुलतवी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने ईमेल्स की तस्दीक कर दी, जबकि आईसीसी का जवाब भी बता दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तस्दीक कर दी है कि उसने आईसीसी को इस साल T20 वर्ल्ड कप मुलतवी करने की बाकायदा दरख्वास्त की है। इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार इमरान उस्मानी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान उस्मानी साहब, वर्ल्ड T20 मुलतवी हो गया है और तस्दीक भी कर दी गई है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। जी, तकरीबन हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड T20 करीब मुलतवी हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि इवेंट मुलतवी हो गया है, बल्कि इस बात की तस्दीक की है कि उसने ईमेल की थी इस बात की कि इवेंट इस साल मुमकिन नहीं है, इसे मुलतवी किया जाए। तो ये ईमेल लीक हुई चंद दिन पहले भारतीय मीडिया में, जिसका तज़किरा कल आईसीसी के इजलास में हुआ, और ये इतनी खौफनाक बात उनके लिए थी कि जिसकी वजह से कल तमाम एजेंडास पर बात नहीं हुई और इजलास 10 जून तक मुलतवी करना पड़ा। आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में टीवी पर आकर इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय मीडिया में छपने वाली खबर दुरुस्त थी। उन्होंने आईसीसी को ईमेल करके ये लिखा था कि इस साल हमारे मुल्क में कोविड-19 की वजह से इवेंट का इनेकाद वेरी हाई रिस्की होगा, इस करके इसे हम मुलतवी करना चाहते हैं। तो उसके फौरी बाद जब उनसे पूछा गया कि आईसीसी की जाने से कुछ उनको जवाब आया इस ईमेल का, तो उन्होंने फिर बताया कि जी ईमेल का जवाब यूं आया कि आईसीसी ने हमें 2 ऑप्शंस दी कि या तो इवेंट को समर के सीजन के इख्तिताम पर 3 से 4 महीने मुलतवी करके कर दिया जाए, जिससे उनकी मुराद ये थी कि अक्टूबर के बजाय फरवरी मार्च सन 2021 में कर दिया जाए, और दूसरी ऑप्शन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को यह दी गई कि इवेंट सन 2022 तक मुलतवी कर दिया जाए। जिसका मतलब ये हुआ कि अगले साल भारत में जो अक्टूबर में वर्ल्ड T20 शेड्यूल है वो अपने वक्त पर होगा, और ऑस्ट्रेलिया को अपने इस साल के इवेंट के लिए सन 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया, केविन रॉबर्ट्स हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO, उनसे पूछा गया कि फिर फरवरी मार्च में इवेंट के कुछ चांसेस हैं जैसा कि आईसीसी ने उन्हें ऑप्शन दिया है, तो इस पे उन्होंने कहा कि इसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। उसकी 2 वजूहात हैं, एक तो ये कि फरवरी मार्च में न्यूजीलैंड में खवातीन का वर्ल्ड कप शेड्यूल है, और उसी साल के आखिर में इंडिया में वर्ल्ड T20 शेड्यूल है, और दीगर टीमों की बाहमी मसरूफियात भी बहुत ज्यादा हैं, तो इस करके फरवरी मार्च में इवेंट नहीं हो सकेगा, ये अब ऑटोमेटिक लेट होगा। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साथ ये भी बताया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ने साथ ये भी बताया कि वर्ल्ड T20 अगर नहीं होता हमारे मुल्क में तो इससे हमें $50 मिलियन का नुकसान होगा। तो ये नुकसान का बताना ये बता रहा है कि वो तकरीबन ये फैसला कर चुके हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कन्वे भी कर चुके हैं कि ये वो इवेंट नहीं करवा सकते हैं, और इससे वो अपने नुकसानात का तखमीना भी बता रहे हैं पब्लिक में आकर। ये ये ऐलान कल हो जाना था, लेकिन ईमेल लीक होने की वजह से और दूसरा IPL के शोर शराबे की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसे 2 हफ्ते के लिए डिले किया है। तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड T20 कप तकरीबन मुलतवी हो गया है। सही, बहुत शुक्रिया इमरान उस्मानी साहब।
قومی ٹیم کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ثقلین مشتاق کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا ایک اعزاز ہے اور وہ اس پیشکش پر بہت خوش ہیں۔ اس پیشکش کے ذریعے انہیں نوجوان کرکٹرز کے ساتھ کام کرنے اور ان کے کیریئر کو مزید نکھارنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں ثقلین مشتاق پی سی بی نے مجھے بہت ہی اہم ذمہ داری دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بہت ہی باعث عزت بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے۔ ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری انشاءاللہ بخوبی نبھاؤں گا۔ اپنا سارا ایکسپیرینس، اپنی ساری سکلز کھلاڑیوں کے اندر ٹرانسفر کروں گا۔ کھلاڑیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، ان کو تیار کیا جائے گا، ڈیولپ کیا جائے گا تاکہ وہ ورلڈ کلاس پلیئر بنے اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔